अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड विच कॉज इको। ठीक है, इको हमारे पास तब प्रोड्यूस होता है जब किसी भी साउंड की रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर हमारे गिर्द माउंटेन्स हों, जहाँ हमारे गिर्द जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हों, जहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट होकर आ सके, वहाँ जब हम अक्सर क्लैपिंग बजाते हैं तो क्लैप की आवाज़ हमें दोबारा सुनाई देती है। कुछ देर के वक्फे से, कुछ टाइम पीरियड के वक्फे से हमें फिर से आपकी क्लैपिंग की आवाज़ जो है आपको वापस सुनाई दी जाएगी। अगर आप माउंटेनियस रीजन में या किसी माउंटेन्स के बीच में या आप किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, अगर आप किसी खाली रूम में भी, एम्प्टी रूम के अंदर भी अगर आप लाउडली कोई बात कहेंगे या क्लैपिंग करेंगे तो आपको उसकी दीवारों से आवाज़ वापस रिफ्लेक्ट करके आपके कानों में सुनाई दी जाएगी। एंड दिस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज़ नोन एज इको। ठीक है, अक्सर हम कहते हैं इको कब प्रोड्यूस होता है, तो इको का फिनोमेना जो होता है स्टूडेंट्स, वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का फिनोमेना होता है, जिसमें साउंड बेसिकली साउंड एक वेव है और साउंड जाकर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करती है और वहाँ से फिर बाउंस बैक होती है इन द सेम मीडियम। Whenever sound waves reflect back into the same medium or into the first medium, then this bouncing of the sound waves is known as reflection and which produce echo. ठीक है, आज हमारा टॉपिक यही है, हमने इसको डिटेल में डिस्कस करना है और इसके अलावा हम नेक्स्ट टॉपिक भी आज की क्लास में कवर करेंगे। जैसे ये 11.3 है, 11.4 स्पीड ऑफ साउंड भी हमें आज ही की क्लास में कवर करना है। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे, अगर मैं डेफिनेशन रीड आउट करूँ तो व्हेन साउंड इज़ इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम, किसी भी मीडियम की सरफेस पे अगर साउंड इंसिडेंट करता है, स्ट्राइक करता है, एंड इट बाउंसेस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, और उसी मीडियम में वापस आ जाता है, लिहाजा इस फिनोमेना को हम कहते हैं इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो बेसिकली आज का टॉपिक है, मेरा फर्स्ट टॉपिक है, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड विच प्रोड्यूस इको। इसके अंदर हमने ये चीज़ भी देखनी है कि जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप देखें वीडियोस, तो उसमें आपको मैंने वाटर वेव्स के बारे में बताया था कि वाटर वेव्स भी रिफ्लेक्शन का फिनोमेना भी करती है, रिफ्रैक्शन भी करती हैं, डायफ्रैक्शन भी होती है। इसी तरह स्टूडेंट साउंड भी एक वेव है और इट ट्रेवल्स इन अ फॉर्म ऑफ वेव्स, देयरफॉर इसकी भी आप रिफ्लेक्शन भी करवा सकते हैं, इसकी रिफ्रैक्शन भी होती है और डायफ्रैक्शन भी होती है। आज जो मेरा टारगेट है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिसमें हम इको प्रोड्यूस करवाने लगे हैं। और इको प्रोड्यूस करवाने के लिए कितना आप डिस्टेंस पे किसी भी सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के दरमियान कितना डिस्टेंस होना चाहिए, हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे आपके सामने। आइए देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट इज़ दिस, इस पॉइंट्स के थ्रू मैंने आपको बताया गया है इसमें कि कैसे हम वो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें बताया गया है सबसे पहला पॉइंट, द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। ये याद रखना है आपने कि 0.1 सेकेंड में साउंड जो है हम तक पहुंच पाता है। ठीक है, देयरफॉर टू हेयर अ क्लियर इको, अगर हम एक क्लियर इको सुनना चाह रहे हैं, टू हेयर द क्लियर इको, द टाइम इंटरवल मस्ट बी 0.1 सेकेंड बिटवीन द जनरेशन ऑफ द साउंड एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग व्हेन इट कम्स बैक टू अस, द टाइम इंटरवल बिटवीन दिस इज इक्वल टू 0.1 बिकॉज इट प्रोड्यूस सेंसेशन इन आवर ब्रेन्स। ठीक है, मैंने आपको बताया कि 0.1 सेकेंड है जो हमारी ब्रेन पर इतनी टाइम पीरियड में साउंड सेंसेशन प्रोड्यूस कर सकता है। इसीलिए अगर हम इको सुनना चाह रहे हैं और बिल्कुल क्लियर इको सुनना चाह रहे हैं आप, तो इसका मतलब है कि साउंड जब आप प्रोड्यूस करें तो सोर्स, फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं हूं और मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं, ये साउंड ट्रेवल करके जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे रिफ्लेक्ट करेगा एंड देन इट विल बाउंस बैक टू मी। ठीक है, आफ्टर बाउंसिंग बैक व्हेन इट विल रीच टू माई ईयर्स आई विल डिटेक्ट और आई विल हेयर द इको ऑफ द साउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बता रहा है कि जब आप क्लियर इको सुनना चाह रहे हैं तो आपके साउंड प्रोड्यूस करने तक और रिफ्लेक्टेड साउंड के दरमियान जो टाइम इंटरवल होना चाहिए वो होना चाहिए 0.1 सेकेंड। ठीक है, एंड इफ़ वी कंसीडर द वेलोसिटी ऑफ द और स्पीड ऑफ द साउंड इज़ 340 मीटर पर सेकेंड एट अ नॉर्मल टेम्परेचर इन एयर। यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको ये बताऊँगा कि ये जो स्पीड ऑफ साउंड मैं ले रहा हूँ 340 मीटर पर सेकेंड, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर विच इज़ नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, अगले एसएलओस के अंदर या अगले टॉपिक के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, एयर के अंदर कैलकुलेटेड है, एयर के अंदर यानी मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और आप मेरे सामने स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं, तो उस वक्त आपसे जब मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ आप लोगों को, तो मेरी जो आवाज़ की, मेरी जो साउंड की स्पीड है वो बेसिकली
340 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि मैं इस वक्त रूम टेम्परेचर के अंदर हूँ और रूम टेम्परेचर में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो 340 मीटर पर सेकेंड इज़ अ फिक्स्ड वैल्यू। जैसे से टेम्परेचर रेज करता है तो साउंड की स्पीड में क्या असर आता है, क्या चेंजेस होती हैं, कैसे वो वेरी करती है, ये हमने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ना है, जिसका टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड। तो इस वक्त जो मैं आपको फोकस करवाने लगा हूँ वो ये करवाने लगा हूँ कि स्टूडेंट्स, नॉर्मल एयर टेम्परेचर बेसिकली एयर की साउंड है, एयर में साउंड ट्रेवल कर रही है, तो स्पीड ऑफ साउंड हम किस में निकाल रहे हैं, एयर में। मीडियम है मेरा एयर। आपको पहले ये बात बता चुके हैं कि साउंड को हमेशा मटेरियल मीडियम की नीड होती है टू प्रोपगेट, आइदर इट इज़ एयर, आइदर इट इज़ लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, साउंड तीनों में ट्रैवल करती है, एयर और लिक्विड हो, सॉलिड हो। यहाँ पर मैं सिर्फ एयर की बात कर रहा हूँ, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एयर में मेरी साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही हैं और एयर में प्रोपगेट हो रही हैं। एयर के अंदर जो साउंड की स्पीड है वो 340 है एट अ नॉर्मल टेम्परेचर। इसका मतलब है अगर मैं वाटर में साउंड की स्पीड निकालूंगा नॉर्मल टेम्परेचर पे तो वो डिफरेंट आएगी। ठीक है, सॉलिड में निकालूंगा तो वो डिफरेंट आएगी, और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो वो डिफरेंट हो सकती है। तो ये तमाम तर चीज़ें नेक्स्ट टॉपिक में ही आपको पढ़ाएंगे कि हाउ स्पीड इज़ वेरी और हाउ स्पीड इज़ डिपेंडेंट ऑन एनी अदर फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये कहा कि मैं इको प्रोड्यूस करवा रहा हूँ और इको के लिए मैं एयर में प्रोड्यूस करवा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं एक ऐसे रूम में हूँ जो इस वक्त एम्प्टी रूम है और मैं यहाँ पे इको प्रोड्यूस करवाने लगा हूँ। ठीक है, इको मैं सुनना चाह रहा हूँ और मुझे पता है कि सोर्स से मुझ तक वापस आने में जो टाइम लगेगा which produce sensation on my brain is 0.1 second, and I also know that the velocity of sound which I am producing is 340 मीटर पर सेकेंड। अब हमने निकाला डिस्टेंस कि डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रही होगी मेरी वेव वो कितना होगा। देन द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ साउंड, साउंड जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कैसे निकालेंगे आप, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन। यहाँ गौर करना है आपने, द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ साउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड बैक। यानी अगर मैं यहाँ पर आपके सामने डायग्राम बनाऊँ स्टूडेंट्स, तो ये देखें, ये मैंने निकाला है, साउंड प्रोड्यूस किया है। यहाँ पर मैं इसको इस तरह से बनाते हैं कि आपको समझ में आए। यहाँ पर स्टूडेंट मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, ये साउंड का सिंबल है, और यहाँ पे है हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, उसको आप नाम दे दें, ये आपके पास है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप साउंड प्रोड्यूस करवाएंगे तो साउंड ट्रेवल कहाँ से करेगा। अगर मैं यहाँ डॉटेड लाइन में बनाऊँ तो आप कहेंगे सर साउंड ट्रेवल यहाँ से करेगा, यहाँ गया, ये सोर्स है दैट इज़ जनरेटिंग द साउंड। साउंड जनरेट होकर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जाके स्ट्राइक करेगा, इंसिडेंट करेगा। ठीक है, इंसिडेंट होने के बाद वो सेम मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट बैक करेगा, यानी ये साउंड गई, और मैं आपके सामने यूँ बनाऊँ कि साउंड ये वापसी ब्लू से बनाते हैं ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में अंदाज़ा हो, ये साउंड आपकी वापस आ रही है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने थोड़ा सा इसको अलग दिखाने के लिए, डिस्टिंक्ट दिखाने के लिए मैंने इसको यूँ बनाया ताकि आप समझ जाएँ कि ये दो, एक साउंड वेव आई, ब्लैक कलर, ब्लैक पॉइंटर से जो मैंने बनाई है वो साउंड आई है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक किया है, एंड देन बैक वापस जा रही है। तो अगर मैं आपसे टोटल डिस्टेंस पूछूंगा तो आप स्टूडेंट मुझे पता है क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर अगर आप सोर्स से जनरेट हुआ और रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक गया, इसको आप कहते हैं डिस्टेंस 1। ठीक है, देन रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वापस आपके पास आया, आप यहाँ पे खड़े हैं जहाँ साउंड जनरेट हो रही है, तो आपको इको सुनाई देगा, यह आपने कहा सर डिस्टेंस 2। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल डिस्टेंस तो आप कहेंगे सर टोटल जो डिस्टेंस है s वो बराबर है s1 प्लस s2 के। ठीक है, s1 वो डिस्टेंस है जिसमें साउंड सोर्स से जनरेट हुआ है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक गया है, और वो बराबर होगा उस डिस्टेंस के कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस से आप तक, सोर्स तक वापस साउंड पहुंचा है। s1 एंड s2 आर इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, s1 एंड s2 आर बोथ आर इक्वल, क्योंकि अगर मैं यहाँ खड़ा होकर साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ और मेरे सामने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो जितना टाइम और जो जितना डिस्टेंस में साउंड वेव यहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक कवर करेगी, उतना ही डिस्टेंस वापस वो साउंड मुझ तक या मेरे कानों तक पहुँचने में कवर करेगी। लिहाजा दोनों डिस्टेंस ये सेम होते हैं और इन दोनों को प्लस करने पर टोटल डिस्टेंस मेरे पास आता है। मैं आपको बता रहा हूँ हाउ टू डिटरमाइन द टोटल डिस्टेंस। ये टोटल डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आप सिंपल फॉर्मूला यूज़ करेंगे, S = VT। ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है जिसे आप जानते हैं। V इसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड है,
जो कि एयर के अंदर मैं ले चुका हूँ नॉर्मल टेम्परेचर पे 340 मीटर पर सेकेंड, और टाइम, ये वो टाइम है जिसमें हमारे ब्रेन में सेंसेशन प्रोड्यूस करेगा साउंड, वो है 0.1 सेकेंड। ठीक है, अगर मेरा टाइम 0.1 सेकेंड है और स्पीड ऑफ साउंड ऑलरेडी जानता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करने पे आया है मेरे पास 34 मीटर। इसका मतलब ये है कि इन ऑर्डर टू हेयर अ क्लियर इको, इन ऑर्डर टू हेयर अ क्लियर इको, अगर हम क्लियर इको सुनना चाह रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, मैं सोर्स से रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात नहीं कर रहा, ठीक है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से आप तक, तो जो टोटल डिस्टेंस है यानी जो कैपिटल एस लिखा है मैंने यहाँ पर, ये आपके पास 34 है। और अगर ये 34 है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास सिंगल जो डिस्टेंस है, सिंगल साइड डिस्टेंस है, वो 17 मीटर्स होगा। तो आप देखिए मैंने ऊपर लिखा है 10 फॉर हेयरिंग डिस्टिंक्ट इकोज, अगर हम क्लियर इको, डिस्टिंक्ट इको सुनना चाहते हैं, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टिकल फ्रॉम द सोर्स, ऑब्स्टिकल क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑब्स्टिकल, चूँकि इस पर आपकी साउंड लग के आपके पास रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो द डिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ मैं, देखिए द मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम जो फासला होना चाहिए ऑब्स्टिकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, किसके दरमियान, ऑब्स्टिकल एंड द सोर्स ऑफ साउंड के दरमियान जो कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए, मस्ट बी हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है, 34। 34 को डिवाइड बाई 2 करें आप, तो आपके पास आंसर आएगा 17 मीटर्स। इसका मतलब है स्टूडेंट कि वन साइड डिस्टेंस मेरा 17 मीटर्स है, यानी S1 मेरे पास 17 मीटर्स है, S2 भी मेरे पास 17 मीटर्स है। और यही वजह है कि अगर आप टोटल डिस्टेंस देखें तो 17 + 17 इट विल गिव यू 34 मीटर्स। ठीक है, अच्छा अब अगर कहते हैं आप सर 34 से ज़्यादा हो सकता है, बिल्कुल, अगर मेरी वेलोसिटी बढ़ जाए या वेलोसिटी कम हो जाए तो इस डिस्टेंस में कमी या पेशी हो सकती है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द पर्टिकुलर मीडियम एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, चूँकि वेलोसिटी ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करिए टेम्परेचर पर भी और मीडियम के ऊपर भी। इसी तरह स्टूडेंट हमने यहाँ पे आज क्या निकाला, इको किसे कहते हैं, पहले हमें ये पता चला कि इको प्रोड्यूस बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक ऑन एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, इट बाउंसेस बैक इन द फर्स्ट मीडियम ऑन द सेम मीडियम अगेन, दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन एंड इट प्रोड्यूस इको। इको को सुना जाता है, जब भी इको सुनेंगे आप, इसका मतलब है साउंड कहीं से रिफ्लेक्ट होकर आप तक आ रही है और आपसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक का डिस्टेंस देखें 17 मीटर्स है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से आप तक का डिस्टेंस वापस 17 मीटर्स है। व्हेन यू एडिड बोथ 17 यू विल गेट 34 एंड 34 इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड वेव। साउंड वेव सोर्स से रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक भी गई हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से सोर्स तक वापस रिटर्न भी आई हैं। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ साउंड वेव। साउंड वेव जो टोटल डिस्टेंस कवर करती है वो आपका इस फॉर्मूले से निकलेगा S=VT। और जब भी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि एक साउंड वेव ने इको प्रोड्यूस करने के लिए टोटल डिस्टेंस 40 मीटर्स जो है वो कवर किया है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ साउंड वेव इज़ 40 मीटर्स। और अगर आपसे पूछा जाए बताएं हाउ मच डिस्टेंस इज़ फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द सोर्स ऑफ साउंड, तो आप उसे डिवाइड बाय 2 कर देंगे। यहाँ पे लिखा है कि इफ़ यू वांट टू डिटरमाइन द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टिल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन यू हैव टू डिवाइड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड वेव बाय 2। ठीक है, या आप उसको हाफ कर दें या डिवाइड बाय 2 कर दें, तो आपके पास वो डिस्टेंस आ जाएगा जो कि सोर्स ऑफ साउंड से लेकर रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक का है या ऑब्स्टिकल तक का है, वो डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट स्टूडेंट्स इको, किस तरह हम इको प्रोड्यूस करवाते हैं, इको क्या होता है, इस तमाम चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। और अब हम चलते हैं साउंड वेव की स्पीड ऑफ साउंड वेव मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, साउंड की जो वेव्स हैं, आपको ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर चुके हैं हम प्रीवियस लेक्चर्स में कि साउंड वेव्स रिक्वायर मीडियम टू प्रोपगेट। ठीक है, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल है नेचर में और मैकेनिकल है। पहली बात, मैकेनिकल वेव्स जितनी होती हैं उन्हें मीडियम दरकार होता है ट्रैवल करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए, और ये लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर मीडियम की बात करूँ तो मीडियम में हमारे पास सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। इसका मतलब साउंड इन तीनों में से ट्रैवल कर सकती है, सॉलिड में से भी, लिक्विड में से भी और गैस में से भी। ठीक है, बिकॉज ऑल दीज मीडियम हैव वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, बिकॉज साउंड नीड्स वाइब्रेटिंग बॉडी टू प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि साउंड वेव कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एनी मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल्स दैट कैन वाइब्रेट। साउंड को हमेशा वो मीडियम चाहिए है जिसके पार्टिकल वाइब्रेट कर सकें, और हमारे पास जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है
उन तीनों के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर सकते हैं, लिहाजा साउंड कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम ऑल दीज थ्री मीडियम, आइदर दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, हमारी जो आज का डिस्कशन है हमारा आज का वो है स्पीड ऑफ साउंड पे, कि स्पीड ऑफ साउंड, ये तो बात समझ में आ गई कि साउंड जो है वो मीडियम में प्रोपगेट करेगी। अब हमें ये देखना है कि किस मीडियम में सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगी, किस मीडियम में सबसे स्लो ट्रैवल करेगी साउंड वेव, और इसकी क्या वजह है, और ट्रैवल करने में जो वेलोसिटी होगी साउंड की, स्पीड होगी साउंड की, उसका फॉर्मूला क्या है, तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इससे। स्पीड ऑफ साउंड इज़ अफेक्टेड बाय, इट मीन्स now we are discussing the factors that can affect the speed of sound when it is traveling through a medium, either it is solid, liquid or gas। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात यहाँ जो मैंने मेंशन की है वो है कि साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाय नेचर ऑफ मीडियम। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मीडियम की बात कर रहे हैं कि साउंड को मीडियम की नीड है प्रोपगेट करने के लिए, इसका मतलब ये है कि मीडियम पे साउंड की स्पीड डिपेंड कर रही है। अगर मैं इस वक्त आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो मेरा साउंड गैस में ट्रेवल कर रहा है। गैस मीन्स गैस एक मीडियम है जिसमें मैं एयर की बात करूँगा। इस वक्त एयर है मेरे पास और एयर में मेरा साउंड ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो मेरी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो एयर में मेजर की जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर भी हम साउंड को ट्रेवल करवा सकते हैं और सॉलिड के अंदर भी हम साउंड को ट्रेवल करवा सकते हैं, और इनकी स्पीड जो है साउंड की वो डिपेंड कर रही है नेचर ऑफ मीडियम पे। यानी अगर हम नेचर ऑफ मीडियम डिफरेंट करते हैं, चेंज करते हैं, तो हमारी साउंड की स्पीड जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। आइए देखते हैं किस में सबसे ज़्यादा साउंड फास्ट ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, द स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज़ 5 टाइम्स दैट इन गैसेज। इसका मतलब है कि लिक्विड में साउंड की स्पीड बहुत ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 5 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। तो इसको मैं यूँ भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड, VL से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, इज़ 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि गैस के अंदर या एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 5 गुना कम है, और लिक्विड के अंदर जो साउंड है वो 5 गुना ज़्यादा है गैस से। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर गैस में मैं एयर की बात करूं तो बिलफर्ज एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करें कि अगर मैं एयर में मेरी वेलोसिटी साउंड मूव कर रही है और साउंड की वेलोसिटी आप कहते हैं 20 मीटर पर सेकेंड है, तो यही साउंड अगर मैं लिक्विड में पूछूं आपसे तो आप कहेंगे 100 मीटर पर सेकेंड। इट मीन 5 टाइम्स ऑफ 20 को मल्टीप्लाई पर 5 करेंगे तो आप पास साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड आएगा। लिहाजा यहाँ पे मैंने सीखा, पहले पॉइंट से हमने ये सीखा कि लिक्विड के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 5 गुना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड। यहाँ पर लिक्विड का बताया गया, यहाँ पे सॉलिड का। द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज़ 15 टाइम्स इन दैट ऑफ गैसेस। यानी वेलोसिटी इन सॉलिड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड बॉडीज़ इज़ इक्वल टू 15 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस। तो यहाँ से आप अंदाज़ा ला सकते हैं और अब आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड्स एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड और गैसेस के मुकाबले में साउंड, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो फास्टेस्ट है सॉलिड्स के अंदर। अब इसका रीज़न भी तलाश कर लेते हैं, ऐसा क्यों है भाई, क्यों साउंड सॉलिड में बहुत ज़्यादा फास्टर ट्रेवल कर रहा है और गैसेस में सबसे ज़्यादा कम स्लो ट्रेवल कर रहा है। इसका रीज़न ये है, अगर मैं टेक्निकल रीज़न दूं आपको इसका, तो इसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि गैस के मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। उनके बीच में जो स्पेसेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप देखें तो आपने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर अगर आपने पढ़ा हो केमिस्ट्री के अंदर, तो आपको पता होगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप होता है और उनके दरमियान इनफ स्पेसेस होती हैं, लिहाजा वो एक दूसरे से बहुत बहुत दूर होते हैं। जबकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, they are tightly packed to in a crystalline structures or any structure। जब आप उसमें साउंड प्रोड्यूस करवाएंगे, जब आप किसी सॉलिड में साउंड प्रोड्यूस करवाएंगे तो मॉलिक्यूल्स बहुत करीब हैं, वो एनर्जी को जल्दी ट्रेवल करवा देंगे बाय वाइब्रेटिंग। ठीक है, वाइब्रेट करके वो फ़ौरन से एक दूसरे को वाइब्रेट करेंगे और आपकी साउंड एनर्जी जल्दी से पहुंच जाएगी। इट मीन्स साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड। जबकि इसके बरक्स अगर मैं एयर में साउंड प्रोड्यूस करूँगा तो एयर के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हैं। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को एनर्जी दे रहा हूँ तो वो इस मॉलिक्यूल से नेक्स्ट मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र होने में थोड़ा सा टाइम लेगी एज़ कम्पेयर टू ट्रैवल इन अ सॉलिड।
ठीक है स्टूडेंट, ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। अगर मैं यहाँ स्ट्रक्चर बनाऊँ तो गैस के मॉलिक्यूल ऐसे हैं बहुत दूर दूर, जबकि सॉलिड के मॉलिक्यूल आपको पता है वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, इस तरह से जैसे मैं बना रहा हूँ इस तरह से होते हैं। अगर आप साउंड प्रोड्यूस करवा रहे हो सॉलिड में तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल बहुत जल्दी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल बहुत जल्द आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी और साउंड आपका ट्रैवल कर जाएगा। जबकि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, उनमें स्पेसेस हैं, ये मॉलिक्यूल जाएगा इसमें एनर्जी देगा, फिर ये मॉलिक्यूल इसमें एनर्जी देगा और कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन के थ्रू आपके एयर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को एनर्जी देंगे, साउंड एनर्जी, और ये एनर्जी ट्रैवल करेगी। तो दैट इज़ द रीज़न स्टूडेंट्स के साउंड की जो स्पीड है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, और आपको बता भी चुका हूँ मैं 15 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस। ठीक है, यहाँ हम एक बात तय कर चुके कि साउंड की जो स्पीड है वो इफ़ेक्ट होती है ड्यू टू नेचर ऑफ मीडियम, और नेचर ऑफ मीडियम में मीडियम की 3 ही नेचर हैं। सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है वो सॉलिड में होती है, देन लिक्विड में, एंड देन लास्ट में जो सबसे स्लो स्पीड है, जो मिनिमम स्पीड है, वो आपकी गैसेस में होती है। नेक्स्ट फैक्टर वो क्या है? वो फैक्टर सिर्फ एयर के अंदर हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यहाँ पे कहता है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, अगर एयर में साउंड की स्पीड के बारे में बात की जाए तो इज़ ऑल्सो इफेक्टेड बाय चेंजेस इन सम फिजिकल कंडीशंस। जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे इको, और इको में हमने एग्जांपल ली थी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज़ 340 मीटर पर सेकेंड एट अ नॉर्मल टेम्परेचर इन एयर। यानी एयर के अंदर जब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड की, तो वो एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इन 3 चीज़ों पर भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे एंड ह्यूमिडिटी पे। जैसे से आप इन 3 चीज़ों को वेरी करेंगे आपकी स्पीड में डिफरेंस आएगा स्पीड ऑफ साउंड में। मैं एक छोटी सी बात टेम्परेचर के हवाले से कर लेता हूँ कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, यानी आप रूम का टेम्परेचर 30 है और आप रूम के टेम्परेचर को 30 से बढ़ाकर 40 कर देते हैं, 45 कर देते हैं रूम के टेम्परेचर को, तो इसका मतलब है आपने सराउंडिंग का टेम्परेचर, सराउंडिंग की फ़िज़िकल कंडीशन को चेंज किया है। और अब इसके चेंज करने पर एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इफ़ेक्ट होगी। और ये आपको बता देते हैं कि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, तो स्पीड ऑफ साउंड में जो है वो इजाफा हो जाता है, वो आपकी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इंक्रीज़ हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक है, और यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। अब चलते हैं हाउ टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड को निकाला किस तरह जाएगा, कौन सी एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे कि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड डिटरमाइन हो जाए। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी इक्वेशन लिख दी है, और ये इक्वेशन आपने प्रीवियस चैप्टर में भी इस्तेमाल कर चुके हैं वाटर वेव्स के लिए। सेम इक्वेशन हम साउंड वेव्स की इस्तेमाल करेंगे, जिसमें v रिप्रेजेंट करेगा स्पीड ऑफ साउंड विच इज़ टेकन इन अ यूनिट मीटर पर सेकेंड, f रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, एंड द ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ हर्ट्ज, एंड द लास्ट इज़ लैम्डा। लैम्डा इज़ अ वेवलेंथ, एंड वेवलेंथ की जो यूनिट है वो आपके पास मीटर है। तो इससे स्टूडेंट हमने यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड के मुतालिक पढ़ा कि स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, क्यों डिफरेंट होती है, किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, और उसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है। हमने फाइनली उसका फॉर्मूला पढ़ा है, और अब हम इसके हवाले से एक न्यूमेरिकल भी आपके साथ सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स हम करने लगे हैं एग्जाम्पल नंबर 11.2, जो हमें कहती है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। हमने निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। इट मीन्स अगर हम डेटा बनाएंगे तो हम उसमें कहेंगे कि हमें फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय f। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स ऑफ स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड, यानी साउंड की जो स्पीड है वो आपको दी है 340 मीटर पर सेकेंड, एंड वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर्स, यानी आपको यहाँ पे लैम्डा दिया गया है जो है 0.5 मीटर्स। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल आपको क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका सोल्यूशन करेंगे, और सोल्यूशन में आप यूज़ करेंगे वेव इक्वेशन विच इज़ v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। वेलोसिटी आपके पास है 340 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी आपको नहीं पता, जबकि जो लैम्डा है, वेवलेंथ है आपके पास, वो 0.5 सेकेंड्स है, 0.5 मीटर्स है, सॉरी। अब आप क्या करेंगे, लैम्डा वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, आप लेफ़्ट हैंड साइड पे लाकर इसको डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी का स्टूडेंट्स, इसको जब डिवाइड बाय हाफ करेंगे, इट मीन्स 0.5 करेंगे, तो इसका मतलब है
इसका मतलब है कि आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 680 हर्ट्ज। आफ्टर कैलकुलेटिंग द आंसर आई हैव डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव विच इज़ 680 हर्ट्ज। तो इस तरह स्टूडेंट हमने इस रिलेशन को यूज़ भी किया और समझ भी लिया कि किस लिए यूज़ किया जा रहा है। और ये हमारे आज के दो टॉपिक थे, स्पीड ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड विच इज़ इको। तो स्टूडेंट होपफुली आज की क्लास आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं नए और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।